नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं येषु पंचनमोकारो सर्वपावपणाश्नु मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। होगी सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। तो मैं आज थोड़ी देरी हो गई। अभी सादी अनादि प्ररूपना देखना था हमको, ध्रुव बंधिनी अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां। यहाँ तक हमने देख लिया था, दो द्वार तक। अब ध्रुव बंधिनी कौन सी है, अध्रुव बंधिनी कौन सी है, ये हमें देखना था। ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां, अच्छा हाँ ये अनुश्री नहीं जी, पता था। एक मिनट। ये शादी अनादि प्ररूपणा जो है, मैंने एक बहू की अपेक्षा है या पूरे संसार काल की अपेक्षा है? नहीं नहीं, वो उस प्रकृति, यहाँ पे किसी जीव के संबंधी नहीं समझना, या फिर किसी जीव से रिलेट करते हुए नहीं देखना। बस ये देखना है कि वो जो प्रकृति है, वो प्रकृति को हम ध्रुव बंधिनी बोल रहे हैं। मतलब वो प्रकृति ध्रुव रूप से बंधती है या नहीं बंधती। ध्रुव रूप से बंधना मतलब हमेशा बंधना, कभी उसके हाँ। बंध का एंड नहीं हो रहा है, मतलब अनादिकाल से है और अच्छा, हमेशा बंधेगी, सदैव बनने वाली प्रकृति को ध्रुव बंधिनी कहना है। मैं अब वो जीव की किसी भी अपेक्षा जीव नहीं के द्वारा, देखना। किसी भी जीव के द्वारा बांधे जाए, किसी भी भाव में बांधी जाए, कुछ भी हो, ठीक। बस वो प्रकृति का कैसा नेचर है, किस प्रकार की वो बंध रही है। ठीक क्या वो ठीक। हमेशा बंधती है, तो फिर बोलना कि ध्रुव बंधिनी है। हाँ ठीक है। वैसे एक मतलब जीव को हमको लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बांधता कौन है, बांधता तो जीव ही है, और उस हाँ। जीव में हमेशा से बंधती आ रही है क्या, तो ध्रुव बंधिनी कहलाएगी। और जीव दो टाइप के बताए यहाँ पे, अभव सिद्धिक और भव सिद्धिक, तो दोनों की अपेक्षा अलग अलग बता दिया गया। जो अभव सिद्धिक जीव होते हैं, हम्म, उनके तो अनादिकाल से है और सदैव रहेगी। लेकिन हम्म, भव सिद्धिक जीव का नेचर ही ऐसा होता है कि वो सदैव किसी भी प्रकृति का बंध नहीं करते, क्योंकि वो भव सिद्धिक है, कभी ना कभी वो बंध का एंड हाँ करके मोक्ष हाँ। अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इस अपेक्षा से भव सिद्धिक का हमेशा ठीक है, लेकिन बंध विच्छेद तक ही बंध होगा, उसके आगे नहीं होगा। पर ठीक। जब तक बंध विच्छेद नहीं होगा तब तक हमेशा रहेगा, तो उसको ध्रुव बंधी नहीं कहना। तो ऐसी प्रकृति कौन कौन सी है, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, एक बार देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, सदैव बनने वाली हैं। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियां सदैव बनने वाली हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। वेदनी कर्म साथ असाथ एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इसको अध्रुव बंधिनी में डाल देना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म में हमारे पास डिफरेंट टाइप है, एक तो चारित्र मोहनी है, एक दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी में बंधी होगी, सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी होता है, और ये सदैव बनने वाली प्रकृति है, तो दर्शन मिथ्यात्व मोनी वेदनी की को चार लेंगे है ना? दर्शन दर्शन मोहनी। की चार लेंगे ना ध्रुव बंधनी? दर्शन मोहनी की तो टोटल 3 ही प्रकृतियां होती हैं। नहीं, दर्शन मोनी नहीं, वो दर्शनावणी। दर्शनावरणी की प्रकृतियां बंधने वाली बात कर रहे हैं, हम उदय की बात नहीं अच्छा। कर रहे हैं। तो 9 प्रकृतियों का सदैव बंध होता है। ठीक है। मोहनी कर्म के मिथ्यात्व वेदनी हो गई, बाकी 2 प्रकृतियां बंधती नहीं है दर्शन मोहनी की। उसके बाद चारित्र मोहनी की बात करें तो बंध, जब भी उदय की बात करते हैं तो वन कषाय एट अ टाइम बात होती है, लेकिन बंधते सभी एक साथ है। तो 16 की 16 कषाय यहाँ पे ध्रुव बंधिनी कहलाते हैं। ठीक है। फिर 9 कषाय, तो 9 कषाय में 3 वेद में से एक ही वेद के योग्य परिणाम जीव के होते हैं, तो 3 वेद हो जाएंगे। ये वेदनी कर्म है, और ये 3 वेद एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। फिर हास्य रति या फिर शोक अरति, इनमें से एक का ही बंध होता है, मतलब एक ही युगल का बंध होता है, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। और जो भय जुगुप्सा होता है वो निरंतर बंधती है, इसीलिए उसको ध्रुव बंधिनी में बोला है। ठीक है। तो ये उसकी हो गई मोहनी कर्म की प्रकृतियां। अनुश्री जी, एक ज्ञानावर्णी, मिनट। मैंने ये भय हमेशा कैसे बनता रहेगा? आदमी को कभी भय रहता, कभी भय नहीं रहता, तो हमेशा उदय की बंधेगी? बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बंध की बात कर रहे हैं, तो हाँ। बंधता हमेशा ही है। ठीक है। भय जुगुप्सा,
ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनी, मोहनी। आयुष्य, आयुष्य वन है। वैसे भी आयुष्य हमेशा बनती नहीं है, और बनती भी है तो वन एट अ टाइम बनती है। तो 4 आयु हो गई अध्रुव बंधिनी। ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें एक बार परावर्तमान वाली बातें और देख लेंगे। फिर ये हो गई 4 आयुष। ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनी, मोहनी। आयुष्य, नाम, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। गोत्र कर्म एक बार देख लेते हैं। गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है। जिन भी रीजन से उच्च गोत्र का बंध होता है, उन रीजन से नीच गोत्र का बंध नहीं होता, और वाइस वर्सा। अंतराय कर्म की पांचों ही प्रकृति का सदैव बंध होता है। तो अंतराय 5 हो गई। अब नाम कर्म बचा है। नाम कर्म में स्टार्टिंग से चलते हैं एक बार। सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास दशक है, फिर त्रस दशक है, स्थावर दशक है। तो त्रस दशक और स्थावर दशक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर त्रस दशक का बंध हो रहा है तो स्थावर दशक के कोई भी प्रकृति का बंध नहीं होगा। स्थावर दशक की प्रकृतियों का बंध हो रहा है तो उस समय पे त्रस दशक की प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, क्योंकि ये परस्पर विरोधिनी प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पे एक साथ त्रस दशक और स्थावर दशक को इसमें लिख लेते हैं अध्रुव बंधिनी में। अब बात आती है गति चतुर्दशक और पराघात अष्टक की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखना, पराघात अष्टक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पराघात अष्टक में सबसे इजीएस्ट समझने वाली प्रकृति है तीर्थंकर नामकर्म, जो हमेशा नहीं बनती। तो तीर्थंकर नामकर्म को अध्रुव बंधिनी पे रख दो। उसके बाद फिर जो भी जीव लब्धि पर्याप्त जीव होते हैं, वो ही पराघात का बंध करते हैं। और लब्धि पर्याप्त जीव मतलब लब्धि पर्याप्त जीव का पराघात का उदय रहता है, पर लब्धि पर्याप्त के मतलब कोई लब्धि पर्याप्त प्रायोग्य जो प्रकृतियां होती हैं, उन्हीं में पराघात नामकर्म का, उच्छ्वास नामकर्म का बंध होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, आतप और उद्योत, क्योंकि आतप है ओनली एकेंद्रीय प्रायोग्य। तो जब भी दूसरी प्रकृतियों का बंध हो रहा होगा, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रीय प्रायोगिक का बंध हो रहा होगा, उस समय पे आतप का बंध नहीं होता। और एकेंद्रीय प्रायोग्य में भी हमेशा आतप का बंध नहीं होता, इसीलिए अध्रुव बंधिनी। उद्योत होती है तिर्यंश प्रायोग्य, तो उसमें भी क्या नहीं होगा, हमेशा बंध नहीं होगा। जब भी मनुष्य प्रायोग, नरक प्रायोग, देव प्रायोग का बंध करते हैं, तब उद्योत का बंध नहीं करते। और तिर्यंश प्रायोगी का बंध करते हुए भी हमेशा उद्योत का बंध हो, ऐसा संभव नहीं होता। तो आतप उद्योत हो गई। 4 प्रकृति, 5 प्रकृति यहाँ हो गई पराघात अष्टक की। ठीक है, तो शेष जो प्रकृतियां बची, जिनके लिए हमारे पास कोई भी रीजन नहीं बचा क्यों वो रुक के बंध रही हैं, या फिर कभी बंध रही कभी नहीं बंध रही, ऐसा कोई रीजन हमारे पास नहीं बचा, तो वो शेष 3 प्रकृति को हम ध्रुव बंधिनी में डाल देंगे। वो शेष प्रकृति हैं अगुरु लघु, निर्माण और उपघात। ये 3 प्रकृति को हमने इसमें डाल दिया। अब हमारे पास गति चतुर्दशक बचा। अब गति चतुर्दशक में जो भी प्रकृतियां अपोजिशन में है, वो प्रकृतियां परस्पर विरोधिनी होने से हमेशा नहीं बनती। जैसे कि गति 4, जाति 5। ठीक है, शरीर, अब शरीर की बात करें तो शरीर में 3 शरीर ऐसे हैं जो एक समय पे एक ही शरीर बनता है। इन तीनों का एक साथ बंध नहीं हो सकता, लेकिन तेजस कार्मण का बंध हमेशा ही होता रहता है, और इसके लिए कोई विरोधिनी प्रकृति की आवश्यकता, मतलब विरोधिनी प्रकृति हो ऐसा नहीं होता। तो तेजस कार्मण ध्रुव बंधिनी में डाल देंगे, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। उसके बाद फिर शरीर, ये हो गया शरीर 3। अब शरीर 3 में एक विशेष बात और ये ध्यान में रख लेना कि जो औदारिक शरीर है, वैक्रीय शरीर है, आहारक शरीर है। आहारक का तो हमें ध्यान है कि हर जीव इसका बंद नहीं करते, और जो भी बंद करते हैं 7th 8th गुण स्थान में बंद करते हैं। तो ये तो अध्रुव बंधिनी समझ में आ गया। आहारक शरीर का बंध करते हुए जीव कौन से गुण स्थान में होता है? आहारक शरीर का बंध, इसका बंध होता है 7th 8th में। 7th 8th गुण स्थान में कोई भी जीव औदारिक का बंध नहीं करता कंपल्सरी, वैक्रिक शरीर का बंध करता है। तो औदारिक और वैक्रिक का बंध साथ में हो सकता है, पर सॉरी, आहारक और वैक्रिक का बंध साथ में हो सकता है 7th 8th गुण स्थान में, लेकिन आहारक का बंध करते हुए औदारिक का बंध नहीं कर सकता। वापस बोलिए, ही ये नहीं है समझ कभी में नहीं जीव। आ रहा। ये दो अनुश्री जी, ये औदारिक बेकरी वाला वापस बताइए। जो भी आहारक शरीर का बंद हो रहा है ना, ध्यान से सुना आप लोग एक बार, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं हम? आहारक शरीर की। आहारक शरीर का बंध कब होता है? आहारक शरीर का बंध होता है 7th 8th गुण स्थान में।
अब 7th 8th के भी बहुसंख्य भाग वाले जो पॉइंट है वहां तक, तो 7th 8th गुण स्थान में आहारक का बंध करता हुआ जीव औदारिक का बंध नहीं करता। हाँ, औदारिक का बंध नहीं करता। क्यों? यहाँ इसका बंध योग्य गुण स्थान क्या क्या है औदारिक के? बंध 1 से विच्छेद कब 4 होता है? 1 से 4 फोर्थ पे 1 से 4 इसके बंध योग्य गुण स्थान है और फोर्थ पे उसका बंध विच्छेद होता है। तो इसका बंध हो रहा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, इसका बंध हो रहा है 7वें 8वें में। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो भी जीव 7वें 8वें पे होगा वो जीव 1 से 4 पे भी हो। मतलब औदारिक का बंध करता हुआ जीव आहारक का बंध नहीं कर सकता, आहारक का बंध करता हुआ 7th 8th वाला जीव औदारिक का बंध नहीं करता। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों आपस में नहीं बनती हैं, मतलब एक साथ में नहीं बनती है। लेकिन 7th 8th गुण स्थान में वैक्री का भी बंध हो सकता है। तो वैक्री शरीर का बंध करते हुए आहारक शरीर का बंध होना दोनों का साथ में संभव है। कोई जीव वैक्री शरीर का बंध कर रहा है 7वें 8वें गुण स्थान में, और वो आहारक का भी बंध, मान लो 7th 8th, उसके आहारक की भी सत्ता है, 7th 8th में जाते ही वो आहारक का बंध करता है, तो दोनों का एक साथ में बंध हो सकता है। अब वैक्री के गुण स्थान कौन से हैं? 1 से 8। अब 1 से 8 में जो 7 8 की तो हमने चलो बात कर ली, और 5 और 6 में ओनली वैक्री प्रायोग्य होता है। 1 से 4 में, 1 से 4 में औदारिक का जो बंध कर रहे हैं वो वैक्री का बंध नहीं करते, जो वैक्री का बंध कर रहे हैं वो औदारिक का बंध नहीं करते। ये ध्यान में रखना। 7वें 8वें में वैक्री के कौन कौन से गुण स्थान है? पहले औदारिक और आहारक के देख लेते हैं अलग अलग। औदारिक के गुण स्थान है 1 से 4। जब भी जीव 1 से 4 में है और औदारिक का बंध कर रहा है, ना तो वो वैक्री का बंध करेगा ना आहारक का बंध करेगा, क्योंकि औदारिक और वैक्री एक दूसरे के अपोजिशन है, और इसके तो गुण स्थान है ही नहीं 1 से 4। ये क्लियर हो गया। अब वैक्री का बंध कर रहा है, वैक्री का बंध अगर 1 से 4 में कर रहा है तो वो औदारिक का बंध नहीं कर सकता, आहारक का तो 1 से 4 में बंध ही नहीं होता। फिर 5 6 में ओनली वैक्री का बंध होता है, 7 8 में वैक्री का बंध होता है, अगर आहारक की सत्ता है तो आहारक का भी बंध होता है। दोनों का साथ में बंध हो सकता है। बस ये थोड़ा सा समझाने वाली बात थी, ध्यान में रखना। वैसे तीनों प्रकृति अध्रुव बंदिनी ही है। अभी क्लियर हो गया? ठीक है, ये शरीर 3 की बात करी। अब बात करते हैं अंगोपांग की। तो अंगोपांग में क्या बोला है कि अंगोपांग जो होते हैं वैसे भी क्या क्या बोलते हैं कि जब औदारिक है, वैक्री है और आहारक है, ये तीनों शरीर ही अध्रुव बंधिनी है, तो अंगोपांग भी अध्रुव बंधिनी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तेजस कार्मण के तो अंगोपांग होते ही नहीं है, ओनली शरीर रहता है। और ये 3 जो शरीर है इसके अंगोपांग भी जब जब इसका बंध हो रहा हो, हमेशा अंगोपांग का भी बंध हो ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। औदारिक का बंध कर रहा है, अगर एक इंद्रिय के लिए कर रहा है तो औदारिक शरीर का बंध करेगा पर औदारिक अंगोपांग का बंध नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अंगोपांग हर जीव के नहीं होता, इसीलिए अंगोपांग का बंध नहीं करेगा, ऐसे भी हो सकता है। उदय में भी आप समझोगे तो ऐसा ही रहता है कि उदय हर जीव में नहीं होता अंगोपांग का। तो शरीर और अंगोपांग दोनों की बात हमने यहाँ पे कर ली, दोनों क्या है? अध्रुव बंधिनी प्रकृति है। उसके बाद शरीर सहनन संस्थान, वन एट अ टाइम, सहनन 6, संस्थान 6। फिर वर्ण आदि हैं, तो वर्ण आदि पूरे 20, मतलब बंध के योग्य तो 4 ही होते हैं। तो वर्णगंध रस स्पर्श को क्या बोलेंगे? ध्रुव बंधिनी, क्योंकि वो हमेशा ही बनती है, उसमें विरोधिनी की बात होगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे 4 की बात करें। अगर 20 में से बात करते तो फिर एक वर्ण का ही बंध होगा, एक गंध का ही होगा, एक रस का ही होगा, एक ही स्पर्श का होगा एट अ टाइम। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 प्रकृतियों के बंध की बात करते हैं, कलेक्टिवली बात करें, कृष्ण का हो, नील का हो, कुछ का भी बंध हो रहा हो, हम मानेंगे यही कि वर्ण का बंध हो रहा है, तो हमेशा ही होता है ऐसा ध्रुव बंधिनी मान के चलना इसको। प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगिति और 4 का देखा वैसे, प्लीज म्यूट कीजिए। वैसे ही अनुपूर्वी का भी हो जाएगा, अनुपूर्वी 4 भी परस्पर विरोधिनी है। उसके बाद विहायोगति भी हमारे पास 2 है जो कि परस्पर विरोधिनी होने से एक ही बनती हैं। तो ये सारी प्रकृतियां हो गई अध्रुव बंधिनी में, और ये प्रकृतियां हो गई ध्रुव बंधिनी में। अब इसमें कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकृति नामकरण की है।
बाकी फिर ये हमने देखा, यहाँ तक मोहिनी कर्म की थी 1, 16, 17, 18, 19 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हैं और 9, 5, 5। ठीक है, ये टोटल कितनी हो गई ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां? 47। 47। 47 प्रकृति हो गई। 47 ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां। और अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां कितनी हैं? तो ये पूरा काउंट 73। करेंगे। ये तो हो गई वेदनी कर्म की, ये सभी हो गई मोहिनी कर्म की। कितनी है मोहिनी कर्म की? 3, 4, 5, 6, 7। 7 प्रकृति है मोहिनी कर्म की। उसके बाद 4 आयुष्य है, गोत्र की 2 है और नाम कर्म की, ये सभी मिला के नाम कर्म की टोटल 58 प्रकृतियां हुई। ठीक है, ये 58 प्रकृति, इन सबको मिला के 73 आ गया। तो 47, 73 इसका ध्यान में रख लेना। 7, 4, 4, 7 ऐसे याद रख सकते हो, उसमें से एक कम कर लेना। तो 47 ये है, तो 73 अध्रुव बंधिनी हो गई। अब इसमें एक वर्ड और बोला हुआ है, परावर्तमान। तो परावर्तमान क्या समझना? अध्रुव बंधिनी और परावर्तमान, जो भी प्रकृति अध्रुव बंधिनी है वो सारी प्रकृतियों को हम क्या बोलते हैं? परावर्तमान ही बोलते हैं। लेकिन परावर्तमान का अर्थ क्या होता है? परावर्तमान का अर्थ होता है रुककर पुनः बंधना, मतलब परिवर्तन होना। जो एक बार कुछ का बंद हो रहा है, एक बार कुछ और का बंद हो रहा है, तो रुककर पुनः बंधने वाली प्रकृतियों को परावर्तमान प्रकृति कहते हैं। अपने बंध विच्छेद काल तक जीव जिन प्रकृतियों का बंध सदैव नहीं करता, स्वबंध योग्य परिणामों में ही बंध करता है। हमने देखा ना यहाँ पर, जैसे 3 वेद हैं, तो 3 वेद में हमारे जैसे आत्मिक परिणाम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस वेद का बंध करते हैं। जैसे आत्मिक परिणाम होंगे उस अकॉर्डिंग हम आयुष्य का, गोत्र का वगैरह वगैरह सब है। तो ऐसे ही अपने स्वयोग्य परिणामों में ही बंध करता है। जैसे उसके परिणाम होंगे तभी वो उस प्रकृति का बंध करता है, और विरोधी परिणाम होने पर बंध नहीं करता। ऐसी प्रकृति परावर्तमान प्रकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, अब ये, हाँ ठीक है, ये 73 प्रकृतियां। ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसमें हमने देख ही लिया है, ये वेदनी ये सब आपस में क्या है? विरोधिनी प्रकृति है। हास्य रति और रति शोक में एक युगल का ही बंध होता है। औदारिक के बंध के समय वैक्री और आहारक का बंध संभव नहीं है। वैक्री का बंध क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिशन में है। और इसका क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इसमें गुण स्थान चेंज हो जाते हैं। ये हमने देख लिया। सादी अनादि प्ररूपना देख लेते हैं एक बार। सादी अनादि प्ररूपना में सबसे पहले तो हमको ध्यान में क्या रख लेना है कि जो भी 47 ध्रुव बंधिनी प्रकृति हैं, उन सभी 47 ध्रुव बंधिनी प्रकृति में क्या बताना है हमको? सादी बताना है, अनादि बताना है, ध्रुव बताना है और अध्रुव बताना है। ठीक है, तो 47 प्रकृति क्या है? ध्रुव बंधिनी। ध्रुव बंधिनी मतलब अनादिकाल से बंधती आ रही है और सदैव बंधेंगी। तो ध्रुव तो होंगी ही होंगी, सदैव बंधने, अनादिकाल से बंधती आ रही हैं। अभव सिद्धिक की अपेक्षा ध्रुव है और भव सिद्धिक की अपेक्षा अध्रुव है। कभी ना कभी उनका बंध रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो ध्रुव बंधिनी प्रकृति, अब शादी है तो शादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है, तो हमने कहा कि वो अनादिकाल से बंधती आ रही हैं, तो वो शादी नहीं होंगी। ठीक है, ये ध्रुव बंधिनी प्रकृति का देखा हमने। अब उसके बाद एक बार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अध्रुव बंधिनी प्रकृति में क्या बोलेंगे? मिथ्यात्व आएगा ना शादी में। अच्छा एक बार रुकना। हाँ, ध्रुव बंधिनी प्रकृति के लिए हमने क्या कहा है कि ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां, शादी हुई सभी। सभी हाँ शादी। हाँ 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 हाँ, सभी शादी है। ये तो मैंने भी ध्यान में दे लिया था, सभी शादी है, लेकिन उसको क्लियर करना वापस हमको कैसे ध्यान रखना, क्योंकि अभी यहाँ मेरी भूल हुई है तो आपकी भी भूल हो सकती है, तो वो पॉइंट हम लोग को पकड़ना चाहिए। डायरेक्ट बुक में से देख के तो मैंने भी देख लिया था कि हाँ शादी है, पर क्यों है वो निकालना आवश्यक होता है। हम ठीक कहना है, पड़ेगा वो उपसम श्रेणी करके बंद रोकेगा 11वें गुण स्थान में, उसकी अपेक्षा से हो जाएगा, बाकी फिर गिर के वापस बांधेगा। सिर्फ उपशम श्रेणी की अपेक्षा हम आंसर नहीं दे सकते ना।
क्योंकि ये हमको एक भाग्य जनरल के आंसर नुकसान देना है तक हमको। उदय रहता है, इस कारण से उसकी शादी हो। ठीक है, एक बार मैं आंसर दे देती हूँ। अब सिर्फ अगर हम 47 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं तो 47 के हिसाब से अगर आपसे पूछें भी कि ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां सादी क्यों हैं, तो आपको एक कॉमन आंसर देना आना चाहिए। आपने जिसने भी उपशम श्रेणी का कहा, उपशम श्रेणी का हम सिर्फ ज्ञानावर्णी आदि जो 14 प्रकृतियां हैं, और उसके बाद यश कीर्ति नाम कर्म है, चलो वो तो वैसे भी ध्रुव बंधिनी है नहीं, तो यश कीर्ति उच्च गोत्र, ठीक है। तो ये जो बची, मतलब सिर्फ 14 ही बची, तो इन 14 प्रकृतियों के लिए ही हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बात थोड़ी मतलब वहां ऐसे हो जाती है कि हमको एक अगर कॉमन चाहिए है, कोई कॉमन आंसर चाहिए कि सारी 47 प्रकृतियों की अपेक्षा शादी क्यों बोला है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर करना आना है। तो क्यों बोला है उसका आंसर किसी को ध्यान में आया क्या? एक कॉमन आंसर आना चाहिए कि 47 प्रकृतियां शादी भंग घटित क्यों करेंगे, क्योंकि हमने तो बोला कि वो अनादिकाल से बंधती आ रही हैं। अनादिकाल से बंधती आ रही हैं, तो मैंने जो बोला कि वो शादी नहीं है, ये भी लॉजिकल फिट होता है। पर क्यों है ऐसा कि वो शादी का भंग घटित करवा रहे हैं? गुणों से पतित होते हैं इसलिए। हाँ ठीक है, ये एक कॉमन आंसर आ गया कि जब तक उनका बंध विच्छेद था तब तक तो वो बंध रही थी, और बंध विच्छेद काल के पश्चात जीव जब गुणस्थान आरोहण कर लेता है तो उसका बंध रुक जाता है, लेकिन उन गुणस्थानों से वापस पतन भी हो सकता है। और अगर पतन हो गया तो उनका बंध पुनः स्टार्ट हो जाने के कारण से उनमें शादी भंग घटित किया जा सकता है, ये बोलना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है, एक आंसर एक लाइन में अगर आपको आंसर देना रहे कि 47 प्रकृति, या फिर एक कॉमन बोल दिया कि ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में शादी भंग घटित क्यों करेंगे। ध्रुव बंधिनी तो हम बोल रहे हैं अनादिकाल से बंधती आ रही है, फिर उनमें शादी भंग क्यों घटित होगा? क्योंकि बंध विच्छेद तक ही वो उनका बंध होता है, और उसके पश्चात गुणस्थान आरोहण करने के बाद जब गुणों से पतित होने पर जीव पुनः उस गुणस्थान में आता है, बंध योग्य गुणस्थान में, तो उस प्रकृति की बंध की आदि हो जाती है, इसीलिए शादी भंग घटित होगा। ठीक है, इसको और व्यवस्थित करके लिख लेना। अब अगर हम अलग खाली अलग फिर जी प्रकृति की वापस अपेक्षा, समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया ये शादी वाला। शादी भंग इसीलिए घटित होगा, मैं एक बार फिर स्टेटमेंट बोल देती हूँ। ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों, ध्रुव बंधिनी, क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां अनादिकाल से बंधती आ रही हैं, फिर उनमें मतलब जो प्रकृति अनादिकाल से बंधती हैं उनको ही ध्रुव बंधिनी कहा गया, तो उनमें शादी भंग घटित कैसे हो? कि ध्रुव बंधिनी प्रकृति अपने बंध योग्य गुण स्थान में ही बंधती हैं और बंध विच्छेद के पश्चात नहीं बंधती। अब बंध विच्छेद के पश्चात नहीं बनती, लेकिन जीव गुणस्थान आरोहण तो कर सकता है। गुणस्थान आरोहण करने पर उसके पश्चात जीव जब वापस गुणस्थान अवरोहण करता है या फिर गुणों से पतित होने पर पुनः बंध योग्य गुणस्थान में आ जाता है, तो उस प्रकृति की आदि हो जाती है, बंध की आदि हो जाती है, इसीलिए शादी भंग घटित होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये अब इसमें अलग अलग प्रकृति की अपेक्षा अगर हम बात करें, तो जो भी प्रकृति जिस भी गुणस्थान तक उनका बंध विच्छेद है वैसे मान के चल सकते हैं। अब जैसे हमने ज्ञानावर्णी 5, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4 और अंतराय 5, इनका बंध योग्य गुणस्थान क्या है? इनका बंध योग्य गुणस्थान 10th गुणस्थान है। तो 10th के बाद जीव कहाँ जाता है? 11th में जा सकता है अगर वो उपशम श्रेणी वाला हो, और 11th में उनका बंध नहीं हो रहा है, और 11th से वापस अगर वो आया 10th गुण स्थान में या फिर 4th गुण स्थान में चला गया काल करके, तो इनके बंध की आदि हो जाएगी, फिर से बंधना स्टार्ट हो जाएंगी। इस अपेक्षा से शादी भंग घटित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रकृतियों का साथ में बंध विच्छेद होता है, संजुलन चतुष्क है, वर्ण साथ में तो क्या होता है, अपने अपने बंध विच्छेद काल तक समझना। संजुलन का अपने अपने बंध विच्छेद काल है पूरे संजुलन चतुष्क का। फिर वर्ण चतुष्क का 8th गुण स्थान है, निद्रा द्विक का 8th गुण स्थान है, भय जुगुप्सा 8th गुण, नहीं भय जुगुप्सा हाँ 8th गुण स्थान नहीं, भय जुगुप्सा हाँ 8th गुण स्थान है, 8th के लास्ट समय में हास्य चौक में आता है ना। तेजस शरीर कार्मण शरीर 8th गुण स्थान बहुसंख्य भाग, अगुरु लघु निर्माण उपघात, ये सब उसमें आएगा 8th गुण स्थान वाले। तो अपने अपने बंध विच्छेद जो काल है वहां तक उसका बंध होता है, उसके आगे जीव जाता है और वहां से पुनः लौटता है। कौन सा जीव? उपशम श्रेणीवर्ती जीव।
तो वो वापस से बंध स्टार्ट कर देता है। अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्यानर्धी त्रिक, इनका बंध विच्छेद कहाँ पे बताया है? सेकंड गुण स्थान बताया। तो सेकंड से आगे जाने पर जीव थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सेकंड के बाद तो फर्स्ट में जाता है, पर उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी आगे के गुण स्थानों में जाने पर वहां से पुनः अगर सेकंड गुण स्थान में आया तो इनके बंध की आदि हो जाएगी। मिथ्यात्व वेदनी की बात करेंगे तो मिथ्यात्व वेदनी में क्या समझेंगे? फर्स्ट गुण स्थान को छोड़ के ऊपर के कोई भी गुण स्थानों में जाएगा, पुनः फर्स्ट में आया तो बंध की आदि हो गई। चतुष्क में फोर्थ तक होता है, फिफ्थ एंड अबव कहीं भी गया पुनः आ गया तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पुनः आया तो फिर हो सकता है। प्रत्याख्यानावरण 1 से 5 होते हैं, 6 से ऊपर के गुण स्थानों में जाने पर उसका बंध रुक जाता है, पुनः 1 से 6 में आने पर बंध स्टार्ट हो जाता है। तो इस अपेक्षा से सारी इनका एक्सप्लेनेशन सबका सेम है कि गुणस्थान बंध योगी गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान पे जाने गुण स्थानों में जाने पर बंध रुक जाता है और उसके बाद पुनः बंध प्रारंभ कर देगा, पुनः बंध योगी गुण स्थानों पे आने पर बंध प्रारंभ करेगा। इस अपेक्षा से शादी भंग घटित कर सकते हैं। ठीक है, पर सबका अलग अलग है बंध योगी गुण स्थान, इसीलिए सबको अलग अलग लिखा है। उसके बाद फिर अध्रुव बंधिनी प्रकृति को कलेक्टिवली बता दिया, क्योंकि वो अध्रुव है तो ना तो वो अनादिकाल से बंध रही है ना वो ध्रुव रूप से बंध रही है। तो इस अपेक्षा से साध्य और अध्रुव ये दो ही भंग घटित होंगे, मतलब उनकी बंध ये रुक रुक कर बनती है, तो रुकने के बाद जैसे ही बनना स्टार्ट हुई तो आदि हो गई, फिर वापस आगे जाकर रुक गई तो अध्रुव हो गई। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए काउंटर क्वेश्चन कि अध्रुव बंधिनी प्रकृति में भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक की अपेक्षा बताना है, तो क्या अभव सिद्धि की अपेक्षा ध्रुव रूप से नहीं हो सकती? अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा नहीं हो सकती ना, क्योंकि कोई भी भ्रव सिद्धि को या अभव सिद्धि को, क्योंकि वो प्रकृति ही अध्रुव बंधिनी है, प्रकृति ही रुक रुक कर बनती है, तो अभव सिद्धिक जीव में भी वो हमेशा नहीं बन सकती। और अध्रुव रूप से बन रही है तो अध्रुव रूप से दो तीन टाइप से बोल सकते हैं। अध्रुव रूप से मतलब कि रुक रही है, बंध रुक रहा है, तो बंध कब कब रुकता है अध्रुव बंधिनी प्रकृतियों का? रीजंस बताइए, इसको थोड़ा और खोल सकते हैं। उसका कब बंध कब इन विच्छेद होने प्रकृतियों पर। का? हाँ, बंध विच्छेद हो जाएगा तो नहीं बंधेगी, बंध रुक गया। परस्पर विरोधिनी प्रकृति का बंध स्टार्ट हो गया तो रुक जाएगी। भव सिद्धिक जीव है, भव सिद्धिक जीव बंध विच्छेद करता है, वही बात है, कभी ना कभी तो बंध रोकता ही है। भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा भी हो सकती है, और अभव सिद्धिक की अपेक्षा वही परस्पर विरोधिनी वाली प्रकृतियां आ गई। ठीक है, ऐसे दो तीन तरह से मतलब खोल सकते हैं अपने उपयोग से। ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी सब आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी मेरे ही गड़बड़ हुआ ना, शादी में हमने क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर ध्यान में आया कि क्यों है ऐसा, कि शादी हो सकती है तो क्यों है, तो वो अब आगे एक बार गलती होने पे आगे हमेशा ध्यान में रहता है कि शादी भंग इसीलिए घटित हो सकता है क्योंकि हम अभी तक क्या समझते आए कि अगर एक बार बंद रुका उसके बाद फिर से बिगनिंग हो गई, उसको हम शादी का भंग बोलते हैं। तो वैसा हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि बंध विच्छेद करने के पश्चात गुणों से पतित होने पर बंध योगी गुण स्थान में आने से पुनः उसका बंध स्टार्ट हो सकता है। एक ठीक बार है, ये अध्रुव वाला वापस बोलिए ना। कौन सा? अध्रुव। अध्रुव बंधिनी प्रकृति रुक रुक कर बंधती है। अध्रुव बंधिनी का नेचर ही वैसा है कि हमेशा नहीं बंधेगी, हमेशा नहीं बंध रही है, मतलब अनादिकाल से नहीं बनती आई है और सदैव नहीं बंधेगी। तो अनादि और ध्रुव तो हमने क्रॉस कर दिया। अब रुक कर बंध रही है तो रुकी और फिर से बंधना स्टार्ट हुई तो उसकी बिगनिंग हो जाएगी। और अध्रुव रूप से मतलब वो कभी ना कभी उसकी एंडिंग होगी बंध की। तो कब कब एंडिंग होगी? अगर कोई परस्पर विरोधिनी प्रकृति के योग्य परिणाम आ गए, उसके योग्य परिणाम रुक गए, दोनों ही हो सकता है। जैसे कि पराघात है, पराघात हमने देखा ना, एक बार वापस अपनी लिस्ट ले लेते हैं। पराघात का है, अब पराघात में क्या है? पराघात अध्रुव बंधिनी है, पर क्या पराघात के कोई परस्पर विरोधिनी प्रकृति भी होती है? उपघात है ना। नहीं 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 होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं है, उपघात नहीं है। उपघात को हमने ध्रुव बंधिनी में लिया। हाँ। जब जब पराघात बंध रही है उस समय पे उपघात भी बंध सकती है, पर जब उपघात बन रही है तब हमेशा पराघात बंधेगी ऐसा नहीं होता। लेकिन दोनों साथ में बन सकती हैं क्योंकि ये ध्रुव बंधिनी है और यह ध्रुव बंधिनी है। पराघात के अपोजिशन में नहीं होती, वो प्रकृति को समझा वैसा जाता है पर वो उसकी अपोजिट प्रकृति परस्पर विरोधिनी नहीं होती।
तो पराघात का बंध मैंने बताया सिर्फ लब्धि पर्याप्त प्रायोग्य प्रकृति में ही होता है। तो अगर जीव लब्धि अपर्याप्त रिलेटेड प्रकृतियों का बंध करेगा तो पराघात का बंध नहीं करा, और जब लब्धि अपर्याप्त के प्रायोग्य का बंध किया मतलब क्या, उसके परिणाम वैसे हैं कि वो लब्धि अपर्याप्त का बंध कर रहा है, तो उस समय पे उसके पराघात के बंध योग्य परिणाम ही नहीं आए, इस वजह से वो प्रकृति का बंध नहीं हो रहा। उच्छ्वास नामकरण, उच्छ्वास लब्धि पर्याप्त जीवों के जिन्हीं के प्रायोग्य जब परिणाम होंगे जीव के वैसे बंध करने के, तो ही उच्छ्वास का बंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मतलब इसके बंद रोकने का रीजन क्या है कि उस प्रकृति के योग्य परिणाम ही नहीं आए, जैसे परिणाम होने चाहिए इस प्रकृति के बंध के वैसे परिणाम नहीं है। फिर आतप उद्योत में भी वही बात आ जाएगी। और फिर गति जाति वगैरह में बात करें तो हर समय किसी ना किसी गति का, किसी ना किसी जाति का, किसी ना किसी शरीर का, किसी ना किसी सहनन संस्थान का हर समय बंद हो रहा होता है, लेकिन आपस में विरोधिनी आ जाने से उस एक प्रकृति को अध्रुव रूप से बांधना बताया। तो यहाँ पे स्वयोग्य परिणामों की तो बात है, लेकिन स्वयोग्य परिणाम कब खत्म हो जाते हैं, जब दूसरे टाइप की उसकी विरोधिनी प्रकृति के परिणाम आ जाते हैं। लेकिन गति का बंध अवश्य करेगा, जाति का बंध अवश्य करेगा, ये बात होती है। क्लियर हुआ कि ध्रुव अध्रुव बंधिनी में भी अलग अलग टाइप से है। जो अध्रुव का भंग है वो एक तो ये है कि स्वयोग्य परिणाम नहीं थे तो उसका बंध रुक गया, और एक ये हो गया कि परस्पर विरोधिनी के परिणाम आ गए तो फिर उसका बंध रुक जाएगा। जैसे जीव अच्छे परिणामों में था, मनुष्य गति का बंध कर रहा था और अच्छे परिणाम हो गए, देव गति का बंध कर लिया, तो उसके परस्पर विरोधिनी के योग्य परिणाम आने से उसका बंध रुक गया। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। बाकी फिर ये भी वैसे ये परस्पर विरोधिनी वाली बातें हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बस, और कोई विशेष बात नहीं होगी। दीदी 16 कसाई का कैसे समझेंगे, एक साथ कैसे बंधेंगे वो? जैसे अंतानुबंधी बंध रहा तो संजलन उस समय थोड़ी बंधेगा। बंध सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बंधने की बात है ना, कुछ भी बन सकता है। सारी प्रकृतियों में अनुभाव डिफरेंट डिफरेंट डाल देगा, प्रकृति का तो बंद हो ही रहा है। ठीक है, अभी एक बार हम उदय रिलेटेड देख लेते हैं। उदय, सबसे पहले उदय क्या होता है ये देख लें। उदय मतलब वेदन, भोगना, अनुभव करना, कर्मों के फल का अनुभव करना उदय कहलाता है। ये उदय दो टाइप का होता है, एक तो होता है संप्राप्त उदय, एक होता है असंप्राप्त उदय। संप्राप्त मतलब क्या, संप्राप्त मतलब स्वयं से ही प्राप्त हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो स्थिति पूर्ण हो गई है, कर्म प्रदेशों की स्थिति पूरी हुई, प्रदेश बाहर आ गए, मतलब उनका वेदन करके उदय हो गया। और एक है असंप्राप्त मतलब जो स्वयं से उदय को प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वयं से उदय को प्राप्त नहीं हुआ मतलब उनका स्पेशल मतलब किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ उनको प्रयत्न पूर्वक उनको लाया गया है उदय में, उसको बोलते हैं उदीर्णाकरण। उदीर्णा मतलब उदीर्णा होता है प्रयत्न विशेष से उदय समय में लाना। तो उदीर्णाकरण के द्वारा कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम करके उनका वेदन करना असंप्राप्त उदय है। संप्राप्त मतलब स्वयं, संप्राप्त स्वयं से ही प्राप्त हो गए वो उदय को प्राप्त हो गए, मतलब कैसे स्वयं से उदय को प्राप्त हुए, क्योंकि उनकी स्थिति पूरी हो गई थी, अब उनको आत्मा से बाहर निकलना था तो वो उदय में आके निकल गए, उसको बोलते हैं स्वाभाविक रूप से उदय में आना, स्वभाव उदय या फिर संप्राप्त उदय। और असंप्राप्त है मतलब जो स्वयं से ही उदय में प्राप्त नहीं हुए, उनको प्रयत्न विशेष से लाकर उदय में मतलब उदय को प्राप्त हुए, उदय में लाया गए, को दीर्णाकरण के द्वारा लाया जाता है। अनुश्री जी, इसमें अपवर्तनाकरण भी बोल सकते हैं क्या? तो दीर्णाकरण या अपवर्तनाकरण द्वारा? अपवर्तनाकरण द्वारा उदय समय में ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, इसीलिए अपवर्तना को नहीं बोला जाता है। अपवर्तना में सिर्फ उदय समय में नहीं आता, उदीर्णा में कंपलसरी है कि उदय समय में ही आता है। अपवर्तना मतलब क्या, स्थिति को कम कर देते हैं। अब हो सकता है कि उसकी 50 समय की स्थिति थी, उसको 10 समय की कर दी, लेकिन उदीर्णाकरण में क्या होता है, 50 समय की स्थिति को एक समय की ही करते हैं, इसी समय लाके हटाया जाता है। इसीलिए अपवर्तना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपवर्तना में सिर्फ स्थिति कम होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उदय समय में ही ले आए। उदय समय से स्थापित करते हैं ना, उसकी अपेक्षा से मैंने चेक किया। यहाँ उदय की बात कर रहे हैं ना, उदय मतलब बाहर निकलना अच्छा, आत्मा से। अच्छा, ठीक। अब इसमें भी उदय रिलेटेड भी मत अलग अलग है, आगम के मत के अकॉर्डिंग अलग है और
कर्म ग्रंथ के मत के अकॉर्डिंग है। अब आगम के मत में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बंध में जो हमने देव प्रायोगिक का बताया था, आदे का हो रहा है, अनादे का बंध आयश कीर्ति का बंध नहीं हो सकता और आदे का बंध हो सकता है, ये हमने बोला था आगम के अकॉर्डिंग देव प्रायोगिक का बंध करते हुए। उसमें हमने कौन से शास्त्र का बताया था? टिकड़ा पड़ा है, टिकड़ा ले लो। प्लीज म्यूट कीजिए। समवायन सम समवायन श्री समवायंग सूत्र। समवाय कौन सा? देख के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देख के भी बताएंगे तो हमारा रिवीजन ही होगा। 28। 28 ठीक है। श्री समवायंग सूत्र समवाय 28, उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अनादे का बंध कर सकता है, अयश कीर्ति का बंध नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आगम के मत के अनुसार कौन कौन से दो डिफरेंट आगम की बात की गई है। उदय में ध्यान रखना, एकेंद्रीय जीवों में पहला गुण स्थान होता है, पहला गुण स्थान ही होता है, मतलब एकेंद्रीय जीवों में सासदन सम्यक्त्व नहीं पाया जाता। ये कौन से आगम में बताया गया है? श्री भगवती सूत्र शतक 24 उद्देशक 12। 24 का आधा 12 होता है। ठीक है। तो हम दूसरे गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान नहीं होगा एकेंद्रीय में, तो दूसरा मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देना, 24 का 12 हो जाएगा। ये ध्यान में, मतलब एक ट्रिक है बस याद रखने के लिए। और किस में बता रहे हैं? तो श्री भगवती सूत्र में। ठीक है। श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र के अनुसार साधी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर 66 सागरोपम झाझेरी है और कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 132 सागरोपम झाझेरी है, क्योंकि सम्यक्त्व का काल बताया गया है कि सम्यक्त्व का काल 66 सागरोपम झाझेरी होता है और वहां से डायरेक्ट उसको वापस मिथ्यात्व में आना पड़ेगा 66 के बाद। ये कौन कहता है? आगम के मत के अकॉर्डिंग। ये किस में बताया है? श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र में। ठीक है। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, बस नाम ही ध्यान में रखना है कौन से आगम में बताया है, तो श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र में। अब यहाँ क्या बोला है कि केंद्रीय जीवों में पहला गुण स्थान ही होता है, सासादन नहीं होता। कर्म ग्रंथ में किस किस को सासादन बताया है? सासादन सम्यक दृष्टि जीव काल करके लब्धि पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः एकेंद्रीय जीवों में पहला या दूसरा 2 गुण स्थान हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि आगम के अकॉर्डिंग तेजस कायिक जीवों में दूसरा गुण स्थान नहीं हो सकता, तो क्या कर्म ग्रंथ मानता है कि तेजस कायिक जीवों में दूसरा गुण स्थान हो सकता है? नहीं। अब आपसे पूछेंगे नहीं तो मतलब क्या पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक में हो सकता है? अगर वो लब्धि अपर्याप्त जीव है तो क्या उसमें हो सकेगा? नहीं हो सकता। अगर वो सूक्ष्म केंद्रीय जीव है तो उसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में रखना, लब्धि पर्याप्त बादर पृथ्वी पानी वनस्पति, सिर्फ इसी में ही सासादन सम्यक दृष्टि जीव काल करके जा सकता है, सिर्फ उस अपेक्षा से ही इनमें पाया जाता है। वहां जाकर सासादन सम्यक दृष्टि बने ऐसा संभव नहीं है। यहाँ का काल किया हुआ शरीर प्राप्ति से पर्याप्त होने के पहले पहले तक रह सकता है, लेकिन वहां पर जाकर सेकंड गुण स्थान में आएगा ऐसा नहीं होता। अनुश्री जी, एक बार 66 सागरोपम और 132 सागरोपम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना बोर्ड पे। अपने आप का अवस्था ही माना जाए। वैसे ना इसकी देखो, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये क्या बताया? सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल होता है सागरोपम झाझेरी का। ठीक है। उत्कृष्ट काल में पूरा सम्यक दृष्टि अवस्था में जीव रह गया। उसके बाद फिर आगम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक बार साक्षर सागरोपम, मतलब मान लेते हैं ये मिथ्या दृष्टि का अवस्था थी, मिथ्या दृष्टि अवस्था से वो इसमें आया, सम्यक दृष्टि अवस्था में आया और छाछठ सागरोपम झाझेरी के काल में वो रह गया। उसके बाद उसको कंपलसरी मिथ्या दृष्टि बनना ही पड़ेगा, ऐसा आगम के अकॉर्डिंग माना जाता है। लेकिन कर्म ग्रंथ क्या मानता है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, वो जीव एक छाछठ सागरोपम झाझेरी में क्या हुआ, इसमें आया, सम्यक दृष्टि में रहा और उसके बाद हो सकता है, क्योंकि उसका सम्यक्त्व का काल तो इतना ही है, सम्यक्त्व का काल छाछठ सागरोपम से ज्यादा नहीं कर सकते हम, छाछठ सागरोपम झाझेरी से ज्यादा। तो इसमें सम्यक्त्व में तो इतना रहा, लेकिन उसके बाद मान लेते हैं कि वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए सम्यक मिथ्यात्व में चला गया और फिर उसके बाद मान लेते हैं कि वो वापस से छाछठ सागरोपम के काल में
छाछठ सागरोपम झाझेरी के काल में सम्यक दृष्टि ही रहा और उसके बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि बना। तो इस अपेक्षा से छाछठ सागरोपम प्लस छाछठ सागरोपम होते हैं 132 सागरोपम और फिर झाझेरी इसका और थोड़ा सा काल ये, तो 132 सागरोपम झाझेरी का काल बताया गया है। तो ये बीच वाला तो सम्यक मिथ्यात्व का ले लिया ना अपने, तो 132 मानना जाएगा क्या? तो यहाँ पर सम्यक इस मिथ्यात्व का अंतर बोल रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर बोल रहे हैं। अच्छा, मिथ्या दृष्टि, यहाँ ठीक। पर हम ये नहीं बोल रहे कि सम्यक्त्व का 132 होता है। हाँ हाँ, ठीक। सम्यक्त्व का तो दोनों के अकॉर्डिंग छाछठ सागरोपम ही होता है, छाछठ सागरोपम झाझेरी ही होता है, चाहे आगम का बोले या कर्म ग्रंथ का बोले। छाछठ सागरोपम झाझेरी से अधिक काल सम्यक्त्व का हो ही नहीं सकता किसी भी अपेक्षा से। यहाँ पे सिर्फ मिथ्यात्व के अंतर की बात की गई है। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक। और वो भी क्या बताया, सादी मिथ्या दृष्टि जीवों के उत्कृष्ट अंतर की बात की गई है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं उदय योगी प्रकृति कितनी होती है। तो जैसे हमने पहले देखा था उसी अकॉर्डिंग बस सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय भी होता है, बंध नहीं होता लेकिन उदय होता है। तो इस अपेक्षा से 120 + 2 122 उदय योगी प्रकृतियां हैं। उदय विच्छेद सेम है कि उस समय तक उदय रहता है, उसके बाद नहीं होता, उसको बोलते हैं उदय विच्छेद का समय। अब कषाय, हाँ 16 प्रकृति जो 16 कषाय हैं उनमें बंध सबका साथ में होता है। 16 कषाय का बंध सबका साथ में होता है, लेकिन जब उदय की बात करते हैं तो क्रोध, मान, माया या फिर लोभ, इनमें से उदय किसी एक का ही हो सकता है। क्रोध के उदय के समय पे मान माया लोभ का उदय नहीं होता, मान के उदय के समय पे क्रोध माया लोभ नहीं होगा, माया के उदय में क्रोध मान लोभ का उदय नहीं होगा, लोभ के उदय में क्रोध मान माया का उदय नहीं होता। तो ये तो हमने देख लिया कि क्रोध का उदय है तो इन 3 कषायों का उदय नहीं होगा। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के। संज्वलन है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यानावरण है और संज्वलन है। अगर क्रोध का उदय है तो चारों ही क्रोध का उदय होगा। ठीक है, स्वयोगी गुण स्थान की बात की गई है। एक बार फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में अब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन चारों का ही उदय होगा। अगर क्रोध का उदय है तो चारों प्रकार के क्रोध का ही उदय होगा। मान का उदय है तो चारों प्रकार के मान का ही उदय, माया लोभ। अगर हम जैसे थर्ड गुण स्थान की बात करें, मान लो थर्ड और फोर्थ की बात करें तो थर्ड फोर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय रहता ही नहीं है। अगर क्रोध का उदय है तो 3 टाइप के क्रोध का उदय अवश्य होगा। अगर हम फिफ्थ गुण स्थान की बात करें तो ये रहता ही नहीं है उदय में, तो उस समय पे प्रत्याख्यानावरण संचलन का दोनों टाइप के क्रोध का उदय अवश्य होगा। शेष इन 3 टाइप के जो कषाय हैं उनके प्रत्याख्यानावरण और संचलन दोनों का उदय नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब वही तो इसमें क्या बोलना कि 4 कषाय का तो उदय है, लेकिन 4 कषाय में से एक कषाय का उदय होता है और 4 टाइप के कषायों का उदय हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी मतलब इनको ध्रुवोदय अध्रुवोदय में जब हम बात करेंगे तो उसमें हमको सबको नहीं बोलना कि ये सारी प्रकृतियां ध्रुवोदय है क्या, नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि एक बादर और सूक्ष्म वाली जो बातें आती हैं। तो बादर का उदय है और एक होता है सूक्ष्म का उदय। तो सूक्ष्म का होता है जो सूक्ष्म रूप में उदय में आता है, बाकी 15 कषाय बादर के रूप में ही उदय में आते हैं। प्लीज म्यूट कीजिए। जो भी 15 कषाय होते हैं वो सिर्फ बादर के रूप में ही उदय में आते हैं, और जो संज्वलन लोभ होता है वो बादर के रूप में भी उदय में आता है और सूक्ष्म के रूप में भी उदय में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, सूक्ष्म लोभ ओनली 10th गुण स्थान में, और ये 1 से 9 में होते हैं बादर कषाय का उदय। इसको समझने का भी कुछ है क्या कि मैंने बादर कषाय क्या है और सूक्ष्म लोभ क्या है? बादर कषाय जनरली जो कषाय होता है जिसका बंध किया जाता है वो बादर कषाय ही होता है। जो भी कषाय हम इन जनरल बोलते हैं वो सभी बादर कषाय ही होता है। सिर्फ 10th गुण स्थान में जब जीव जाता है उसके पहले 9th गुण स्थान में एक प्रोसेस होती है किट्टीकरण। उस प्रोसेस में
उन जो मतलब जो रिमेनिंग संज्वलन लोब की जो भी प्रकृतियां बचती हैं, मतलब जो भी प्रदेश बचते हैं, उनको मतलब ऐसे समझना कि उनको उनके अनुभाव को बहुत 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 लोएस्ट लेवल पे ले जाया जाता है, ऐसे समझ लेना। तो वो बादर के रूप में जो अभी तक कषाय था, वो सूक्ष्म किट्टियों के रूप में वहां पर सत्ता में रह जाता है। तो और किट्टीकरण सूक्ष्म में लोब खाली का उदय सूक्ष्म होता है, लोब का ही होता है क्या? सिर्फ सूक्ष्म लोब का होता है, ठीक। क्योंकि 10th गुण स्थान में सिर्फ सूक्ष्म लोब का ही उदय हाँ आना है। हाँ हाँ। तो किट्टीकरण में सिर्फ सूक्ष्म लोब की ही किट्टियां बनाई जाती हैं। ठीक है। फिर सहयोगी जीव, हाँ ठीक है, ये भी है। जितनी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति होंगी, उन सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों को क्या मानेंगे? सिर्फ 13 गुण स्थान तक ही उनका उदय मानना, क्योंकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृति में पुद्गलों का ग्रहण और परिणमन आवश्यक है। तो ग्रहण और परिणमन कब हो सकता है? सिर्फ सहयोगी अवस्था में ही हो सकता है। अयोगी अवस्था में काय योग नहीं होता, इसीलिए ग्रहण परिणमन की प्रोसेस भी नहीं होती। ठीक है, टाइम बचा है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृतियां वापस ध्यान में लाते जाना। सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी और आतप नामकर्म। मिथ्यात्व वेदनी हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? हम कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो एकेंद्रीय जीव को हमको ओनली 1 गुण स्थान, मतलब एकेंद्रीय जाति का उदय ओनली 1 गुण स्थान नहीं देखना है, सेकंड भी उसमें देखना है कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग। तो हाँ, फिर ये बात करते हैं, चलो एक बार इसी पे ही बता देती हूँ ना। सबसे पहले तो मिथ्यात्व वेदनी का हमें पता ही है, सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान ही होता है उसके उदय का, और बाकी के गुण स्थानों में, क्योंकि उसके उदय के कारण ही जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है, तो फर्स्ट गुण स्थान हो गया। उसके बाद फिर सूक्ष्म त्रिक। सूक्ष्म त्रिक का जो उदय रहता है, वो सूक्ष्म त्रिक सिर्फ मिथ्यात्व रिलेटेड ही, मतलब जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो ही इतने वर्स्ट वाली प्रकृतियां बनती हैं। सूक्ष्म त्रिक में क्या आ जाएगा? सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये 3 प्रकृतियां एकदम लोएस्ट वाली हैं। जब जीव इनका बंध बंध की बात आ रही है, वापस उदय की बात करना है ना, ठीक है। सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये जो जीव होते हैं, ये जीव ओनली मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि जो एकेंद्रीय जीव, ये सब एकेंद्रीय के ही भेद मानते हैं, इसको छोड़ के। एकेंद्रीय जीव की जब हमने बात करी, तो एकेंद्रीय जीव में हमने बोला था लब्धि पर्याप्त होना चाहिए, बादर होना चाहिए, ठीक है, और पृथ्वी पानी वनस्पति होना चाहिए। यही हमने बात करी थी कि और कुछ रह गया है? लब्धि पर्याप्त, बादर, पृथ्वी पानी वनस्पति, यही था ना? लब्धि पर्याप्त, बादर, ठीक है। अब जो लब्धि पर्याप्त है, तो लब्धि पर्याप्त वाला ही सेकंड गुण स्थान मानना। तो जो अपर्याप्त होगा उसको फर्स्ट गुण स्थान ही दे दो, उसमें सेकंड नहीं हो सकता। जो बादर है उसी में ही सेकंड होगा। तो बादर का अपोजिट होता है सूक्ष्म, और जो साधारण होते हैं वो कभी भी बादर नहीं होते। साधारण ऑलवेज सूक्ष्म जीव ही होते हैं। जिन भी जीवों में साधारण नामकर्म का उदय होता है, वो जीव सूक्ष्म नामकर्म वाले ही होते हैं, उनमें बादर नामकर्म का उदय नहीं होता, और वो भी सिर्फ वनस्पति का एक जीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लब्धि पर्याप्त बादर की जब बात करते हैं, तो लब्धि पर्याप्त अगर सेकंड में आ सकता है, मतलब सेकंड गुण स्थान उनमें हो सकता है, अपर्याप्त में नहीं हो सकता। इसीलिए अपर्याप्त में सिर्फ मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि होने से सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान ही उनके उदय योग्य गुण स्थान है। और सूक्ष्म और साधारण ये बादर के अपोजिट है। बादर वालों में ही सेकंड गुण स्थान हो सकता है, सूक्ष्म वालों में नहीं हो सकता। तो सूक्ष्म और साधारण को फर्स्ट गुण स्थान में बता दिया। ठीक है, तो सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, इनका उदय से मतलब इनके उदय योगी गुण स्थान फर्स्ट गुण स्थान ही है। इनमें सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही रह सकते हैं, मिथ्यात्व का ही उदय हो सकता है। उसके बाद फिर एक प्रकृति है, ये एकेंद्रीय रिलेटेड प्रकृति होती है आतप। तो आतप का उदय कब से स्टार्ट होता है? मैंने मतलब जो 5-6 वो पॉइंट्स बताए थे, विग्रह गति वाला, उसके बाद शरीर पर फिर आता है आहार पर्याप्ति से पर्याप्त, उसके बाद फिर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त। तो जब भी जीव शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होता है, उसके बाद ही उसके आतप नामकर्म का उदय स्टार्ट होता है। ये है शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त लेवल, तो इसके बाद ही उसके आतप का उदय स्टार्ट होता है। लेकिन जो ये साधन सम्यक्त है,
वो इसी अवस्था पे खत्म हो जाता है, यहाँ तक रहता है, विग्रह गति में रहता है, आहार पर्याप्ति से पर्याप्त होता है, पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने से पहले ही वो क्या कर जाता है, उसके साधन सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि फर्स्ट गुण स्थान वाला बन जाता है। तो जब तक उसके आतप का उदय स्टार्ट होता है तब तक वो फर्स्ट गुण स्थान वाला ही होता है। इसीलिए आतप का उदय योगी गुण स्थान सिर्फ फर्स्ट ही है। आतप नामकरण का उदय सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। क्लियर हो गया? तो ये प्रकृति कितनी हो गई? 5। इसका एब्रिविएशन क्या लिया था? MAS लिया था शायद, ऐसा कुछ था। एम लिया था, SAM। ठीक है, तो ये सूक्ष्म त्रिक हो गई, आतप हो गया और मिथ्यात्व हो गया। ठीक है, अब ये 5 प्रकृतियां हो गई फर्स्ट गुण स्थान तक। अब उसके बाद फिर सेकंड गुण स्थान वाली कौन कौन सी प्रकृति होंगी? तो यहाँ पे SAJ आएगा। SAJ मतलब S से क्या देखना है? स्थावर देखना। A से A4 हो गया अनंतानुबंधी चतुष्क, और J से जाति चतुष्क हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में S से M था, इसमें S से J है। तो ये हो गई 4 4 8 और 1 9। 9 प्रकृतियों के बारे में हमको बात करना है। 9 प्रकृति सिर्फ सेकंड गुण स्थान तक ही इनका उदय रहता है। मतलब क्या हुआ? स्थावर में हमने देखा कि जो एकेंद्री है, बादर लब्धि पर्याप्त बादर एकेंद्री, उनका उदय सेकंड गुण स्थान उनमें किस किस रीजन से आता है। बाकी वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, पर अगर वो सेकंड गुण स्थान में आए तो किस वजह से आए? सिर्फ सूक्ष्म काल के लिए, क्योंकि साधन सम्यक दृष्टि उसमें काल करके आया, इसीलिए उस सूक्ष्म काल के लिए वो सेकंड में रहे। पर उनके ऊपर कोई भी सम्यक्त्व या दूसरे गुण स्थान उनमें नहीं पाए जा सकते। इसीलिए स्थावर नामकरण का उदय सिर्फ सेकंड गुण स्थान तक ही हो सकता है। वो भी समझ जाना, शरीर पर्याप्त होने से पहले तक सेकंड होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद एकांत मिथ्या दृष्टि होंगे। तो यहाँ भी एक समय और 6 आवली का ही समझना है क्या? एक समय 6 आवली का तो ठीक है, जो उत्कृष्ट जघन्य काल होता है, लेकिन एक समय तो हो ही नहीं सकता। और 6 आवली का भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट का साधन सम्यक दृष्टि है। तो वो पूरा 6 आवली का यहाँ पे तभी व्यतीत कर पाएगा जब वो इसी समय पे साधन सम्यक्त्व को प्राप्त किया हो। लेकिन वो तो पूर्व भाव से लेके आया है। मध्यम काल समझना। हाँ, एक समय तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये 6 आवली का कभी लग ही नहीं रहा है, तो मध्यम में से ही कोई रेंज होगी। ठीक है, ये हुआ स्थावर। अब उसके बाद फिर अनंतानुबंधी चतुष्क, इसका उदय सेकंड तक ही होता है, इसका बंध भी सेकंड तक ही होता है। फिर जाति चतुष्क का उदय, क्या बोला? जाति चतुष्क का उदय, तो ऊपर किसका उदय होगा? ऊपर सिर्फ पंचेंद्रिय जीव का। मतलब क्या? थर्ड गुण स्थान किसका रहता है? पर्याप्त अवस्था। पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव। ठीक है, थर्ड गुण स्थान पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव का ही, लब्धि पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव में भी पर्याप्त अवस्था में ही थर्ड गुण स्थान संभव है। और उसके बाद फिर फोर्थ गुण स्थान किसके होते हैं? देवता के होते हैं, नैरेक के होते हैं। देवता कंपलसरी पंचेंद्रिय होता है, नैरेक कंपलसरी पंचेंद्रिय होता है। मनुष्य के होते हैं, कंपलसरी पंचेंद्रिय होता है। और मनुष्य जो आसन्नी मनुष्य होते हैं, समुच्चय मनुष्य होते हैं, वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि वो लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं। और फिर जो तिर्यंश होते हैं, उसमें भी फोर्थ गुण स्थान वाला जो होता है वो पंचेंद्रिय तिर्यंश ही होता है। ध्यान में रखना, कभी भी एकेंद्रीय विकेंद्रीय को सम्यक्त की प्राप्ति या फिर सम्यक्त अवस्था नहीं रह सकती। सम्यक वेदनी वगैरह का उदय उपशम द्वितीय उपशम प्रथम उपशम सम्यक्त वगैरह नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये क्योंकि एकेंद्रीय और विकेंद्रीय में कौन सा होता है? ओनली एंड ओनली सेकेंड, मतलब साधारण सम्यक्त ही पाया जाता है। वो भी किस वजह से? सिर्फ काल करके आने की अपेक्षा से। बाकी उनमें वहां रहते हुए सम्यक्त्व नहीं हो सकता। वो एकांत मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में ही आ जाते, अगर वो काल करके साधन सम्यक दृष्टि उनमें नहीं जाता तो। इसीलिए जो भी एकेंद्रीय होते हैं, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, ये 4 जाति जो रहता है, जाति नामकरण के 4 प्रकृति का उदय सिर्फ सेकंड गुण स्थान तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता। इसीलिए जाति चतुष्क का उदय हमने सेकंड गुण स्थान तक बता दिया। दीदी, ऐसे काल करने की अपेक्षा मतलब क्या बोल रहे हैं आप ये? काल करने की अपेक्षा मतलब ये कोई पूर्व भव का साधन सम्यक दृष्टि जीव है
और वो काल करके एकेंद्री में चले गया, एकेंद्री मतलब बादर पृथ्वी पानी वनस्पति में चले गया, या फिर विकलेंद्री में चले गया, तो वो वहां पे जाता है। उस दौरान उसकी विग्रह गति है, वहां पहुंच के आहार पर्याप्ति से पर्याप्त होता है, वहां पहुंच के वो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पहले ही उसका यहाँ से सासदन सम्यक्त्व लेके आया था, उसके पास विग्रह गति में सासदन सम्यक्त्व था, आहार पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ उस समय भी सासदन सम्यक्त्व था, और शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पहले पहले तक सासदन सम्यक्त्व रहता है, फिर वो नियमा मिथ्या दृष्टि बन जाता है और फिर लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसीलिए इस छोटे से काल में उसके पास वो रह सकता है सासदन सम्यक्त्व, लेकिन किस वजह से? पूर्व भव का लाया हुआ काल करके इसमें आ जाए तो। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हाँ। ठीक है, ये हो गई कितनी प्रकृति हो गई? 9 प्रकृति हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरे में सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व का ही उदय सिर्फ तीसरे गुण स्थान में होता है, पहला दूसरा तीसरा मत समझना, सिर्फ तीसरे में ही उसका उदय स्टार्ट होता है और तीसरे में उदय रह के तीसरे के आगे उसका उदय नहीं होता। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में सिर्फ तीसरा गुण स्थान समझना। उसके बाद फिर चौथे गुण स्थान का हम लोग कल देखने के भाव रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। यहाँ तक किसी के कोई डाउट है क्या? अनुश्री जी, वो हाँ, बादर निगोद को किस में लेंगे? बादर निगोद जो है, लब्धि पर्याप्त निगोद की बादर जीव निगोद हो, तो वो साधारण, हाँ, तो सूक्ष्म निगोद वो एक बादर निगोद होता है ना। हाँ, तो हाँ, तो बादर निगोद, अभी आपने बताया ना कि निगोद सब ये सूक्ष्म ही होते हैं, तो साधारण जो होते हैं वो सूक्ष्म ही होते हैं, वैसे होता है कि वो तो नहीं कारण होगा ना, निगोद के जीव बादर भी होते हैं ना। निगोद के जीव बादर, हाँ, बादर निगोद के निगोद जीव होते हैं। बादर, हाँ, निगोद के जीव बादर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होंगे मेरे हिसाब नहीं से। पर्याप्त है ना, पर्याप्त पर्याप्त दोनों निगोद है ना, निगोद की जीव बादर में एक बार इसका हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, नहीं तो फिर कुछ मिथ्या निकल सकता है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जैक्ट क्या क्या होता है बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त दोनों को लेते हुए निगोद का एक बार क्लियर मैं समझ के फिर आपको बताने के भाव रखती हूँ। उसमें ठीक है, एक साधारण बार ध्यान वनस्पति दिला भी है। देना। हाँ। ठीक है, आज और कोई डाउट है क्या? आज इतना ही रखते हैं फिर। आप लोग कोशिश करिए पहले से थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके आएंगे तो इजी रहेगा, क्लास में एकदम नया नहीं होगा। अगर टाइम मिले आपको तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अहो दीदी, तो आचार्य संडे भगवान, को फ्री अहो रहेगी उपाध्याय ना? भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना, आप कुछ बोल रहे थे? कल संडे को रहेगी क्या क्लास? आप लोगों की कैसे अनुकूलता है कल क्लास करने की? क्योंकि कल पक्की की भी छुट्टी हो गई थी, तो अगर आप लोग की अनुकूलता रहे तो हम लोग कल क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल लीजिए देखते हैं साहब, और क्या नहीं कराएंगे अनुश्री जी? अनुकूलता है। कल ले लीजिए दीदी। हाँ, ले इस लीजिए। बार ट्यूशन आंसर नहीं कराएंगे? क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है? इस बार क्वेश्चन क्लास आंसर नहीं करा रहे? क्वेश्चन आंसर, हाँ ठीक है, मैं एक बार और ध्यान इसमें रखती हूँ मैं उसका। चैट में लिख दूं कि प्लीज ऐड माय नंबर, चैट कहाँ से लिख सकें? म्यूट नहीं है पता आपको? ठीक है सा, इतना ही रखते हैं आज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद बहुत बहुत। आप तो एग्जाम दिए होंगे ना, वो पेपर